आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से आएगी और किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है वो सारा का सारा मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं अदर लिंक्स जो इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड कीन्स, जो जेएम कीन्स थे, जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने ये जो है फाउंड की थी। ठीक है, इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अपनी बुक में लिखी थी ये थ्योरी, जिस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और आपको पता है कि ये पूरी की पूरी बुक क्रिटिसाइज करती थी किसको? क्लासिकल थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ द सर्विसेज ऑफ मनी। इंटरेस्ट क्या है? पैसे को इस्तेमाल करने के लिए जो भी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है पैसे को इस्तेमाल करने के लिए, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट इज अ मॉनिटरी फिनोमिनन एंड बिकॉज इट इज़ डिटर्मिंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो वो कहते थे कि जो इंटरेस्ट है वो एक मॉनिटरी फिनोमिना है और ये इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। फिर वो कहते थे सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट्स इन द कंट्री। कि हमारे कंट्री में कितना सप्लाई ऑफ मनी होगा किस पे डिपेंड करता है? कि सर्कुलेशन में कितना पैसा चल रहा है प्लस बैंक में लोगों के डिपॉजिट्स कितने हैं। ज़्यादा डिपॉजिट होंगे तो बैंक आगे ज़्यादा लोन दे देगा। गला बैठ गया बोल बोल के, सुबह से बोल रहा हूँ। तो बैंक से अगर डिपॉजिट्स देंगे, मतलब बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट्स होंगे तो क्या होगा? बैंक उसी पे क्रेडिट करेक्शन या लोन्स वगैरह देगा जिससे कि मनी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। डिमांड फॉर मनी इज़ मेड इन ऑर्डर टू होल्ड इट इन लिक्विड फॉर्म। तो वो कहते थे कि डिमांड फॉर मनी क्यों होती है? ताकि हम कैश फॉर्म में उसको होल्ड कर सकें, इसलिए मनी की डिमांड जो है होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ईच इंडिविजुअल और फर्म नीड्स हार्ड कैश फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स और फॉर मीटिंग एमरजेंसीज एट्सेट्रा। वो कहते थे कि सारे के सारे इंडिविजुअल को और फर्म्स को हार्ड कैश चाहिए। क्यों? डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, रोज़ का खर्चा निकालने के लिए, और जो भी उनकी एमरजेंसी सिचुएशन आ गई उसको मीट करने के लिए। ठीक है, दोज पीपल हु नीड मनी फॉर देयर प्राइवेट एंड बिजनेस फंक्शंस आर प्रिपेयर्ड टू पे अ प्राइस फॉर सिक्योरिंग द सर्विस ऑफ मनी। वो लोग जिनको पैसा चाहिए अपने मकसद के लिए, चाहे अपने बिजनेस के लिए, चाहे अपने घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो कहीं से पैसा हासिल करते हैं लोन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वो उस पैसे के लिए एक प्राइस देंगे जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दोज हु पोजेस लिक्विडिटी, जिनके पास पैसा है, प्रेफर टू लेंड। जिनके पास पैसा है वो पैसा देंगे क्योंकि उनके पास स्पेयर पैसा है, और जो पैसा लेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, दे विल देयरफॉर पार्ट विद लिक्विडिटी ओनली इफ दे आर गिवन अ रिवार्ड और प्राइस फॉर इट। तो अगर मेरे पास फालतू पैसा है और मेरे किसी जान पहचान वाले को मेरे से, या फिर जान पहचान वाला ना भी हो, उसको पैसे चाहिए, मेरे पास फालतू पैसा पड़ा है, तो मैं अपना फालतू पैसा तभी दूंगा ना जब मुझे उस पैसे के बदले कुछ मिलेगा। ठीक है, दिस रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं अपने आप से लिक्विडिटी को दूर कर रहा हूँ, उसके बदले जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। According to Keynes, interest is the reward for parting with liquidity for a specific time period या specific period। एक specific period के लिए, पैसे को अपने से दूर करने के लिए, जो भी हम पैसे को अपने से दूर करने के लिए जो भी हम मतलब डिमांड करते हैं या जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से मैंने लिखा है आपने उसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी के मोटिव्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, देयर आर 3 मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस विच आर डिस्कस्ड एज अंडर। बेसिकली उन्होंने 3 मोटिव्स बताए थे। कौन कौन सा मोटिव? सबसे पहला ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? रोज़ का खर्चा निकालने के लिए। ठीक है, पीपल नीड मनी टू हैंडल देयर डेली ट्रांजेक्शन्स। लोगों को पैसा चाहिए क्योंकि उन्होंने रोज़ का खर्चा लेना, किसी ने दूध लेना, किसी ने कुछ लेना। ठीक है, रोज़ के खर्चे निकालने के लिए पैसे चाहिए। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अब आप अपनी जेब में पैसा क्यों रखते हो? क्योंकि आपको इनकम मंथ के बाद मिलती है या ईयर के बाद मिलती है या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मिलती है, रोज़ तो नहीं मिलती। तो जब आपको इनकम मिलती है तो आप उसमें से कुछ पैसा कैश में रख लेते हो ताकि आप अपने रोज़ के खर्चे निकाल सको। ठीक है, इनकम इज़ रिसीव्ड आफ्टर अ मंथ और अ फोर्टनाइट, whereas expenditure is incurred by the individuals or households और फर्म्स ऑलमोस्ट एवरी डे। इनकम तो एक टाइम के बाद मिलती है, सेम मंथ के बाद मिलती है, मगर खर्चा तो रोज़ ही होता है ना, तो इसलिए हमें अपनी जेब में कुछ पैसा रखना पड़ता है ताकि हम रोज़ का खर्चा निकाल सकें। एज ईच इंडिविजुअल एंड फर्म वुड लाइक टू होल्ड अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इन कैश फॉर मीटिंग देयर रूटीन ट्रांजेक्शन ऑफ द डे। तो हर एक इंडिविजुअल या कंपनी अपनी जेब में कुछ पैसा रखती है ताकि वो गला बैठ गया यार,
तो ताकि वो क्या कर सके, अपना रोज़ का खर्चा निकाल सके। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इनकम। जितना ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन फॉर मनी ज़्यादा करोगे। पीरियोडिसिटी ऑफ इनकम रिसीव्ड, हफ्ते बाद मिलती है तनख्वाह तो कम पैसे रखोगे, डेली मिलती है तो और कम रखोगे, महीने बाद मिलती है तो थोड़े ज़्यादा पैसे रखोगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है ना, आपको खर्चे भी तो करने हैं। मोड ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आप कैश में खर्चा करते हो तो कैश ज़्यादा रखोगे, कैश में नहीं खर्चा करते, कार्ड कूड से कर लेते हो तो भाई आप अपनी जेब में कैश कम रखोगे। However, by and large, demand for money for transaction motive is taken as a function of income. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो साफ साफ है कि जो लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव है ये इनकम का फंक्शन है। इनकम के बढ़ने से, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती है, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। और अगर इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन कम करोगे। मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 होगा तो भी इतना ही ट्रांजैक्शन के लिए रखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो भी इतना ही रखोगे। अब लेटर थ्योरीज में इसको क्रिटिसाइज किया गया है। लेटर थ्योरीज में ये कहा हुआ है कि अगर कुछ ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है ये भी इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाएगी। मगर केन्स ने कहा है कि ये नहीं होती। ठीक है, वो लेटर ऑन जब एडवांस थ्योरीज कराऊंगा आपको MA लेवल की तो वो करवाऊंगा। ठीक है, MA मतलब मास्टर डिग्री लेवल की। मगर फिलहाल इस लेवल पे केन्स ने नहीं कहा। नेक्स्ट आ जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई बीमार हो गए या कोई आप फैक्ट्री चला रहे हो उसमें इमरजेंसी में मशीन ब्रेक डाउन होगी तो उसके लिए भी आपको इमरजेंसी से डील करने के लिए भी पैसा चाहिए ना। द डिज़ायर ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म टू होल्ड मनी टू एनकाउंटर सर्टेन एमरजेंट सिचुएशंस in future like sickness, unemployment, accidental loss etc. is known as precautionary demand for money। मतलब आप डिमांड फॉर मनी इसलिए भी करते हो कि एज अ प्रिकॉशन, कि अगर कल को कोई इमरजेंसी पड़ गई तो आपके पास पैसे होंगे। द अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज ऑल्सो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप कितना पैसा प्रिकॉशन के लिए रखोगे ये भी इनकम पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केन्स कह रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, केन्स कह रहा है, ये केन्स की थ्योरी है। तो लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है तो आप प्रिकॉशन क्या करोगे? प्रिकॉशन मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिकॉशन क्या करोगे? ज़्यादा। अब खुद सोचो, जो बंदे अमीर होते हैं वो प्रिकॉशन के लिए ज़्यादा पैसे रख लेते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये आपने याद करना है। यहाँ पे भी प्रिकॉशन है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इंश्योरेंस से ले लोगे या अपने पास प्रिकॉशन के लिए रखोगे? अब कईयों के पास पैसे नहीं होते तो वो कहाँ से रखेंगे? ठीक है ना, पैसे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज लेवल पे होता था तो मेरे कई अमीर फ्रेंड्स होते थे, वो मुझे कहते थे भाई हम अपने पर्स में ना गोल मोल करके साइड पे कहीं अंदर वाली जेब में ना 500 की पत्ती रखते हैं ताकि हमें कभी भी इमरजेंसी पड़े तो हम निकाल लें। मैं सोचता था यार मेरे पास 500 होंगे तो रखूँगा ना इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्रिकॉशन बढ़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या कम हो, ये जो प्रिकॉशनरी मोटिव है ये इतना ही रहेगा। प्रिकॉशन के लिए आप उतने पैसे ही रखोगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है? केन्स कह रहा है, ये केन्स की थ्योरी है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो थर्ड मोटिव जो है वो स्पेकुलेटिव मोटिव है। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर कैश बैलेंस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट। वो कहता था कि मनी मार्केट जैसे शेयर मार्केट टाइप, उसमें भी पैसा लगाने के लिए आपके पास एक फंड होता है जिसे स्पेकुलेटिव मोटिव कहा जाता है। इम्प्लाइंग द परचेज ऑफ बॉन्ड्स और रिलेटेड एसेट्स, रिलेटेड फाइनेंशियल एसेट्स। तो जब भी आपको मार्केट में रिसेशन डिप्रेशन आता है, मार्केट में मंदी आई, मार्केट गिर गई, तो आपके पास ये पैसा होता है ताकि आप मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमा सको। ठीक है, केन्स एडवोकेटेड दैट इफ पीपल हैव एक्स्ट्रा कैश बैलेंस after meeting the transaction and precautionary needs, they tend to use it for purchasing bonds which offer an assured returns। केन्स कहता है अगर लोगों का खर्चा निकल रहा है, रोज़ का ट्रांजैक्शन का खर्चा भी निकल रहा है और प्रिकॉशन का खर्चा भी निकालने के बाद अगर उसके पास कुछ पैसा बचता है इंसान के पास, तो वो मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में जाके बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेगा, क्योंकि बॉन्ड्स खरीदेगा तो उसको एक इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी वहाँ से। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मगर जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना तो आप क्या करोगे? बैंक में पैसे रखोगे बजाय इसके कि बॉन्ड्स खरीदो। ठीक है, व्हेन द पीपल एक्सपेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर दे विल रिलक्टेंट टू पार्ट विद देयर लिक्विडिटी एट प्रेजेंट। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो आज थोड़ी ना पैसे डाल देंगे कहीं,
वो तभी डालेंगे जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन इन द नियर फ्यूचर, पीपल वुड बी विलिंग टू कन्वर्ट देयर लिक्विडिटी इनटू बॉन्ड्स. अगर उनको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर उनको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो पैसा अपने से दूर कर देंगे, बैंकों मुंकों में डाल देंगे या कर्जा दे देंगे. अगर उनको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिर रहा है और पता नहीं मिले ना मिले या कम मिले, तो वो कहेंगे इससे तो अच्छा हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं. ठीक है. दस लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, LS मतलब लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, वेरीज इनवर्सली विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से फंक्शन तो है मगर ये नेगेटिव रिलेशनशिप है. अब इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं. Analyzing the inverse relationship between rate of interest and speculative motive for money, James Keynes offered a new concept called liquidity trap. बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है. लिक्विडिटी ट्रैप क्या बीमारी है अभी बताता हूँ. देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आप स्पेकुलेशन के लिए अपनी जेब में पैसा नहीं रखोगे. आप कहोगे स्पेकुलेशन क्यों करनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, पैसा वो बैंक में डाल दूँ या किसी को कर्जे में दे दूँ. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तभी आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए अपनी जेब में पैसा रखते हो. अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये जो पैरेलल पोर्शन है ना, ये लिक्विडिटी ट्रैप है. लिक्विडिटी ट्रैप कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है OR, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपकी कितनी होगी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपकी जीरो होगी. मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिल रहा है आपको, इतना मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. मतलब आप स्पेकुलेशन के लिए कोई पैसा रखना ही नहीं चाहोगे. समझ गए बात. ऑन द अदर हैंड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है, गिर के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के यहाँ पे आ जाता है तो ये जो लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव कर्व है ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा गिर जाता है तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस या लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव इनफाइनाइट हो जाएगी. मतलब आप सारा का सारा पैसा कैश में ही रखना चाहोगे अपनी जेब में स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए. ठीक है. जो पैसे आप अपने से दूर करना चाहते थे ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, अब आप कह रहे हो बैंक में रख के क्या फ़ायदा, किसी को कर्जा दे के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं अपनी जेब में रख लूँ. क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई पंगा पड़ा तो मेरे पास जेब में पैसे होंगे, वो तो मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना. ठीक है. अगर अपने से दूर करोगे तो फिर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है तो आप रिस्क क्यों लोगे. तो लिक्विडिटी ट्रैप शोज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस व्हेन ऑल स्पेकुलेटिव बैलेंसेज आर हेल्ड एज कैश and not a rupee or a dollar is converted into interest bearing instruments like bonds. तो मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा गिर जाता है तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो भी आपको के बजाय इसके कि पैसा किसी को कर्जे पे दें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत गिर गया, तो इससे तो अच्छा स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए अपनी जेब में रखो ताकि हम आने वाले टाइम पे बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकें. ठीक है. उनमें मतलब पैसे को कन्वर्ट कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टोटल डिमांड फॉर मनी. टोटल डिमांड फॉर मनी, जैसा कि मैंने बताया, मनी की डिमांड ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन, इन तीनों पे ऐड करके बनती है. तो जो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन है वो तो इनकम पे डिपेंड करता है, और जो स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ये डायग्राम देखना ध्यान से. मैंने ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन का लिख दिया है इन इलास्टिक रिलेशन. इन इलास्टिक रिलेशन मतलब नो रिलेशन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, मैंने यहाँ पे लिखना था स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यहाँ लिखना था टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी. तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का तो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया ना आपके साथ. शुरू में ये कब जाती है, बाद में पैरेलल हो जाती है. तो मैंने यही कब बनाई, शुरू में ये कब जाती है नीचे और बाद में ये कब इस तरीके से पैरेलल हो जाती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा गिर जाएगा. अब अगर इन दोनों डायग्राम्स को मैं ऐड करूं, इसको और इसको डायग्राम को ऐड करूं, तो मेरे पास ये डायग्राम बन जाएगा. ये थोड़ा सा साइड से शुरू होगा क्योंकि इसमें ये चीज़ ऐड होनी है और ये चीज़ ऐसे जा रही है, तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे चली जाएगी. तो मतलब डिमांड फॉर मनी थोड़ी वाई एक्सिस से थोड़ा राइट हैंड साइड पर जाके बनती है. ठीक है. आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी. तो अब इक्विलिब्रियम कब होता है, तो सिंपल वर्ड्स में मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बराबर होती हैं. टोटल डिमांड फॉर मनी इज इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो टोटल डिमांड फॉर मनी ये मैंने बनाई है, इसका और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है, नेगेटिव, तभी तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है. सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सोजीनसली डिटर्मिन्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी. ठीक है. मतलब सप्लाई ऑफ मनी का कोई जो रिलेशनशिप है वो इस थ्योरी में उसने डिस्कस नहीं किया. उसने कहा मॉनेटरी अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सप्लाई ऑफ मनी रखेंगे. हेंस इट इज़ टेकन एज कांस्टेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कांस्टेंट हो सकता है. तो इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी विच इज़ नोन एज मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. तो मैंने सिंपल सा बनाया है मनी की सप्लाई, ठीक है, मनी की डिमांड, जहाँ दोनों के दोनों कट होते हैं वो इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मनी और ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या इस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं. तो सबसे पहला ड्यू टू चेंज इन डिमांड.
मान लो पहले डिमांड थी MD, तो इक्विलिब्रियम था ये, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी तो गिवन है। अगर मनी की डिमांड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम ऊपर चला जाएगा, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और अगर मनी की डिमांड गिर गई तो इक्विलिब्रियम नीचे शिफ्ट हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। ठीक है, इसको आप 2-4 लाइनों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मान लो MS है और डिमांड फॉर मनी ये है, तो ये इक्विलिब्रियम है, इतनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मनी, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, दूसरी साइड खिसक गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम ही होगा ना, और अगर मनी की सप्लाई कम होगी तो मनी की कीमत क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म। आपको जब भी ये मॉडल आएगा अपने क्रिटिसिज्म लिखना ही लिखना है, विदाउट क्रिटिसिज्म आप भूल जाओ, आपको नंबर आएंगे। तो सबसे पहला इनडिटर्मिनेट, ये थ्योरी इनडिटर्मिनेट है। कैसे? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय कीन्स एज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, द सेम कैन बी सेड अबाउट हिज थ्योरी एज वेल। वो क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करता था कि तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी अच्छी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन नहीं करती, बल्कि उसकी खुद की थ्योरी भी नहीं करती। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, बट demand for money is a function of rate of interest and income. Demand for money cannot be known unless rate of interest is known. तो डिमांड फॉर मनी वो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो फिर डिमांड फॉर मनी कैसे पता लगेगा, और अगर डिमांड फॉर मनी नहीं पता तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है मोर एम्फेसिस ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स। केन्स हैज इग्नोर्ड द इफेक्ट ऑफ रियल फैक्टर्स ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने जो है रियल फैक्टर्स होते हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह, उनको इग्नोर किया है। He has laid exclusive emphasis on monetary factors and set aside the real factors as productivity, time preferences, etc., etc. According to many economists, coordination of real and monetary factors in this phenomena, या फिर इस थ्योरी में रियल फैक्टर्स और मॉनेटरी फैक्टर्स को मिला के अगर थ्योरी बनती तो बहुत अच्छी रहती। नेक्स्ट, सेविंग्स एस्च्यूड, सेविंग्स को इग्नोर कर दिया। केन्स एनालिसिस एस्च्यूज द significance of saving in rate of interest determination. Without savings, the question of parting with liquidity does not arise. वो कहता है कि जब भी आप अपने पैसे को दूर करोगे तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मगर आपके पास पैसे आए कहाँ से, सेविंग ही की ना। तो सेविंग की बात तो इसने पूरी थ्योरी में की ही नहीं कहीं पे, ओनली अ शॉर्ट पीरियड थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्ट पीरियड अलोन एंड इट इग्नोर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द लॉन्ग रन। तो जितने भी केन्स की थ्योरी हैं वो सारी की सारी शॉर्ट पीरियड है और लॉन्ग पीरियड को ये डिस्कस बिल्कुल नहीं करती। तो लॉन्ग पीरियड को पढ़ने वाले इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि लॉन्ग पीरियड थ्योरी तो है ही नहीं। इनकन्सिस्टेंट, कैसे? अकॉर्डिंग टू कीन्स, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज लेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस एंड वाइस वर्सा। वो कहता है अगर सप्लाई ऑफ मनी कम है, पैसे की जो क्वांटिटी है वो कम है, सप्लाई ऑफ मनी कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और सप्लाई ऑफ मनी कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, उल्टा। बट ड्यूरिंग डिप्रेशन along with money supply is low yet the rate of interest is low. मगर जब भी डिप्रेशन होता है तो मनी सप्लाई लो होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो हाई होना चाहिए ना, मगर डिप्रेशन के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होता है ताकि लोग लोन्स वगैरह लें, वो फिर भी नहीं लेते। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग बूम पीरियड, जब इकॉनमी एकदम मैक्सिमम पे होती है, मनी सप्लाई इज हाई, स्टिल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। तो बूम पीरियड में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होना चाहिए, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी हाई होता है। हेंस कीन्स थ्योरी बिकम्स इनकन्सिस्टेंट। ये इनकन्सिस्टेंट है, कभी कुछ और कहता है और बूम रिसेशन डिप्रेशन में देखें तो उल्टा ही हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। अकॉर्डिंग टू कीन्स, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अपने से पैसे को दूर करोगे। बट इफ अ पर्सन कीप्स हिज सरप्लस वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट और शॉर्ट पीरियड ट्रेजरी बिल्स, देन ही गेट्स इंटरेस्ट एंड ऑल्सो एंजॉयज लिक्विडिटी। सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं अपना पैसा बैंक में रख दूं तो बैंक मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता रहेगा और मैं लिक्विडिटी भी इंजॉय करूंगा, मैं कभी भी निकाल के खर्च भी कर सकता हूं। ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स ले ले जो 3 महीने के वगैरह होते हैं, तो 3 महीने में पैसा उसका वापस भी आ जाएगा और उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशंस किस किस तरीके से होंगी उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता कीन्स। दिस थ्योरी फेल्स टू एग्जामिन द वेरिएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ गिवन टाइम बिकॉज एट अ गिवन टाइम लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज यूनिफॉर्म। एक गिवन टाइम में जो हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस रहती है वो तो सेम रहती है, तो गिवन टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे उस चीज़ को ये नहीं बताती। अ पर्सन विल लेंड हिज फंड्स टू डिफरेंट रेट्स at different rates of interest for different duration of time, although his liquidity preference under all conditions remains uniform. तो ये कहता है कि एक ही इंसान अलग अलग बंदों को, जैसे मान लो मैंने किसी से कर्जा लिया
या मैं किसी को कर्जा देना है तो मैं अपने दोस्तों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा दे दूंगा, क्या पता मुफ्त में दे दूं, क्या पता अपने दूर पार के रिश्तेदारों को कम रेट पे दे दूं या ज़्यादा रेट पे दे दूं, क्या पता जिसको मैं नहीं जानता उसको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूं। तो अलग अलग इंसानों को मैं अलग अलग तरीके से कर्जा दे सकता हूँ, ठीक है, मगर मेरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कैश की प्रेफरेंस सारी सिचुएशंस में तो सेम है। दिस थ्योरी देयरफॉर डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसने ये तो बताया नहीं कि मैंने अगर ए फ्रेंड को इतने टाइम के लिए कर्जा दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, अगर किसी को ज़्यादा टाइम के लिए कर्जा दे रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा, अगर किसी को कम टाइम के लिए दे रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। तो अलग अलग इंसानों को मैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कर्जा दे रहा हूँ और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा। उसके वेरिएशंस क्यों होंगे ये तो उसने बताया ही नहीं। लिक्विडिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू 3 मोटिव्स ओनली। इसने कहा था कि लिक्विडिटी के सिर्फ 3 मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेटिव। ये सही बात नहीं है। लिक्विडिटी कैन अराइज फॉर अदर मोटिव्स एज वेल, लाइक कन्वीनियंस मोटिव, बिजनेस एक्सपेंशन मोटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी कई मोटिव्स के लिए लिक्विडिटी हो सकती है, मगर इन्होंने हमें नहीं बताई। अनरियलिस्टिक assumptions, अनरियलिस्टिक assumptions में क्या है, केन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक assumption दैट पीपल कैन होल्ड ईदर वेल्थ, या तो वेल्थ होल्ड करेंगे या फिर बॉन्ड्स। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी कहती है कि या तो जो बंदे हैं वो वेल्थ मतलब जो पैसा रखोगे आप, या तो वो बॉन्ड्स में रखोगे या फिर आप कैश में रखोगे, बीच बिचाले कोई नहीं है। बट आजकल के ज़माने में क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू टॉबिन ने इसके थोड़ी सी एडवांस वर्जन थ्योरीज दी हैं, वो मैं आपको मास्टर डिग्री में करवाऊंगा। These days, short-term debentures enable the people to enjoy advantages of liquidity as well as interest. तो short-term bonds जब भी आप खरीदते हो तो आपको liquidity की liquidity होती है और interest का interest मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है criticism of liquidity trap। ये थ्योरी कहती थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही गिर जाए तो सारा का सारा स्पेकुलेशन का पैसा आप कैश में रख लोगे। अकॉर्डिंग टू टॉबिन, in real life, the rate of interest cannot fall so low that people become keen to hold all their wealth in cash. तो टॉबिन कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना भी नहीं गिरेगा कि सारे के सारे लोग अपने पैसे सारे के सारे जो लाखों रुपए कईयों के अकाउंट में पड़े हैं वो जेब में लेके घूमना शुरू कर देंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता। मोर ओवर, आप खुद सोचो, अगर आप अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हो तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट आता है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट अकाउंट में नहीं है फिर भी लोग करंट अकाउंट में पैसा तो रखते ही हैं ना। तो ये थ्योरी कहती है कि आप अपने से पैसा दूर कर रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो करंट अकाउंट में पैसा आपसे दूर भी है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। और मैक्रो से रिलेटेड अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बोल के गला बैठ गया, तो वो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो होगी आपकी बैंकिंग की। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।